Yes, so welcome everyone. Welcome guys. Welcome to Sadeva classes. हाँ, चल. तर हम ले लेंगे आपका एक हिंदी लोकवाणी मधला तुम्हाला धडा आहे खोया हुआ आत्मी. लिहिला आहे सुशांत सुप्रिय, यानी लिहिला है सुशांत सुप्रिय. क्या है देखो इसमें कि कई वर्षों की बात है. एक पुराना गांव था. एक आदमी न जाने कहाँ से भटकता हुआ दूर दराज के उस गांव में आ पहुंचा. ओके, एक आदमी उस गांव में आ पहुंचा. गांव के कुत्तों ने जब चिथड़ों में लपटे उस अजीब आदमी को देखा तो उन्हें वह कोई पागल लगा. वे उस पर बेहताश भौंकने लगे. गांव के बच्चे खेल रहे थे. कुत्तों की देखा देखी गांव के बच्चे भी उसी दोपहर उसे छेड़ सॉरी पूरी दोपहर उसे छेड़ते और तंग करते रहे. गावाला हे माहिती आहे तुम्हाला की एकतर कुत्रे भुंकायला लागतात. गावची मुलं सतीसुद्धा मुलं ती मुलं सुद्धा त्या उस आदमी पर वो जो बच्चे थे वो भी उसे तंग करने लगे. आश्चर्य की बात यह थी कि वह आदमी उन बच्चों को कुछ बोल नहीं रहा था. संयोग से किसी भले आदमी ने गांव के बच्चों को उस पर पत्थर फेंकते हुए देख लिया. जब वह भला आदमी उस आदमी के करीब गया तो उसके चेहरे पर मौजूद खोएपन के भाव के बावजूद उसे उसमें गरिमा के चिन्ह दिखे. यह आदमी पागल नहीं हो सकता, उसने सोचा. गांव के उस आगंतुक भले व्यक्ति ने उस आदमी से उसका नाम पता पूछा और वह एक मिनट पुढे गेला. हाँ, तो पता पूछा. एक मिनट पुढे आता हूँ. हाँ, पता पूछा पर वह कोई उत्तर नहीं दे सका. वह केवल इतना बोल पाया, शायद मैं खो गया हूँ, शायद मैं खो गया हूँ, ऐसा उसने कहा. शायद मैं खो गया हूँ, ऐसा उसने कहा. उसके बाद देखो आगे क्या है. तो यह सुनते ही गांव के उस भले व्यक्ति ने निश्चय किया कि वे उसे वे सब उसे खोया हुआ आदमी कहकर बुलाएंगे. तो त्याचं नावच पडलं खोया हुआ आदमी. खोया हुआ आदमी इतना खोया था कि उसकी पूरी स्मृति का लोप हो चुका था. वो सब भूल गया था. उसके जहन से उसका नाम और पता पूरी तरह खो चुके थे. न उसे अपनी जाति पता थी, न धर्म पता था, लेकिन अपने खोएपन में भी उसमें परिचित जैसा कुछ था जो उसे सपना अपना सा बना रहा था. लिहाजा सब उसे गांव के अन्य लोगों के पास ले जाया गया तो उसे देखते ही भले सभी एक स्वर में बोल उठे, अरे यह खोया हुआ आदमी तो बेहद अपना सा लग रहा है. उन्होंने उसे अपने ही गांव में रख लेने का फैसला किया. वह आदमी भी उस गांव में रहने के लिए तैयार हो गया. वो जो खोया हुआ आदमी था तो खोए हुए आदमी की आवाज मधुर थी. कभी कभी वह अपनी सुरीली आवाज में कोई पुराना गीत गाता था. उस गांव की गाय भैंसे उसके गीत की स्वर स्वर लहरियों से मंत्रमुग्ध होकर ज्यादा दूध देने लगती. गांव के बच्चे उसका गीत सुनकर उसकी ओर खींचे चले आते. गांव के बड़े बुजुर्गों को भी उसके गीत उनकी युवावस्था के सुंदर अतीत की याद दिलाते. गांव के लोगों के गांव के लोगों ने पाया कि वह आया जब से वह खोया आदमी वहां आया था, गांव के फूल और सुंदर लगने लगे थे. गांव की तितलियां ज्यादा मोहक लगने लगी थी. गांव के जुगनू ज्यादा रोशन लगने लगे थे, रोशन चौहान नहीं. तो गांव के बच्चे भी अब ज्यादा खुश रहने लगे थे क्योंकि बच्चों को वह सम्मोहित कर देने वाला कमाल के गीत सुनाता था. गांव के कुत्ते भी अब उसके सगे हो गए थे. वे उसके आसपास चलते जैसे उसके गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे हो. उन्हीं दिनों गांव की एक वृद्धा को सपना आया कि वह खोया हुआ आदमी दरअसल उसका ही बेटा था जो बचपन में कहीं खो गया था. वह एक गरीब स्त्री थी जो घास काटकर उस उपले थापकर और पेड़ पौधों की लकड़ियां इकट्ठा कर अपना जीवन चलाती थी. उसने खोए हुए आदमी को अपने सपने के बारे में बताया. खोए हुए आदमी ने खुशी खुशी उस वृद्धा को अपनी माँ मान लिया और उसके साथ रहने लगा. खोए हुए आदमी ने अपनी माँ की इतनी सेवा की कि वृद्धा को लगा कि उसका जीवन कैसे हो गया, धन्य हो गया. धीरे धीरे गांव वालों को खोए हुए आदमी के कई गुणों के बारे में पता चलने लगा. वह पशु पक्षियों से बातें करता प्रतीत होता,
लगता था जैसे वह पशु पक्षियों की भाषा जानता हो। वह आंधी, तूफान, चक्रवात आने, ओले पड़ने या टिड्डियों टिड्डियों के हमले के बारे में गांव वालों को पहले से आगाह कर देता था। उसकी भविष्यवाणी के कारण गांव वाले मुसीबतों से बच जाते। जब एक बार गांव में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई तो खोए हुए आदमी ने आकाश की ओर देखकर न जाने किस भाषा के में देवता से प्रार्थना की कि कुछ समय बाद गांव में मूसलाधार बारिश होने लगी। सूखी प्यासी मिट्टी तृप्त हो गई। बच्चे बड़े सभी इस झमाझम बारिश में भीगने का भरपूर आनंद लेने लगे। उस दिन से खोया हुआ आदमी गांव में सबका चहेता हो गया था। देखो, वो तो खोया था लेकिन अभी गांव में सबका वो चहेता हो गया था वह आदमी। गांव के किनारे कुछ घर दलितों के थे और कुछ मुसलमानों के। गांव की कुछ जाति के लोग उनसे अलग रहते थे। खोए हुए आदमी ने दलितों और मुसलमानों से भी मित्रता कर ली। वह दैनिक कामों में उनकी मदद कर देता, उनके कर्तव्य समझाता, उन्हें उनके अधिकारों के बारे में बताता। देखते ही देखते गांव के दलित अपने हक की मांग करने लगे। उधर गांव के बड़े बूढ़े पर भी खोए आदमी को के समझाने का असर हुआ। धीरे धीरे दलितों का शोषण बंद हो गया। आपसी भाईचारा बढ़ने लगा। गांव के सभी जाति धर्मों के लोग, हिंदू और मुसलमान, मिलजुल कर ईद और होली दिवाली मनाने लगे। इस तरह गांव में सांप्रदायिकता और जातिवाद क्या हुआ तो देखो दूर करने में खोए हुए आदमी ने महत्वपूर्ण क्या की भूमिका निभाई। सभी प्रकार के झगड़े टंटे समाप्त हो गए। यदि कोई विवाद होता तो भी वे बैठकर अपने आपस में निपटा लेते। उसके आने से गांव में एक और बदलाव आया। पहले गांव में स्त्रियों की दशा ठीक नहीं थी। कोई आदमी ने स्त्रियों को अपने अधिकारों के बारे में भी उसने उन्हें बताया, लड़ना सिखाया। गांव की सभी स्त्रियां पुरुषों की ज्यादतियों के खिलाफ एकजुट हो गई। खोए हुए आदमी ने के समझाने का असर भी हुआ। धीरे धीरे क्या हुआ तो स्त्रियों के विरुद्ध अत्याचार समाप्त हो गए। उन्हें भी सम्मान मिलने लगा। वे भी बड़ों की बातों को महत्व देने लगी। इस गांव से करीबी कस्बे की दूरी 3 दिन की थी। गांव में खेती की जमीन तो थी पर कभी अच्छा देखो तभी पर कभी अच्छा बीज नहीं मिलता तो कभी खाद नहीं मिलती। खोए हुए आदमी ने गांव वालों को प्रेरित किया कि गांव में ही अच्छे बीज और जैविक खाद की दुकान खोल ले। वह खुद लोगों के खेत में मेहनत करता, खेती बाड़ी में उनकी मदद करता। गांव वाले भी खूब परिश्रम करने लगे। उसकी मदद गांव वालों के लिए खुशहाली ले आई। गांव का तालाब मछलियों से भर गया। गांव के पेड़ फलों से लद गए। खेतों में फसलें लहलहाने लगी। मौसम अच्छा बना रहा। गांव वालों ने सबका श्रेय खोए हुए आदमी को दिया। उन्हें लगा जैसे उसकी उपस्थिति में बरकत थी। धीरे धीरे वह पूरे इलाके में लोकप्रिय हो गया। पड़ोस के अन्य गांवों के लोग भी उसके प्रशंसक बन गए। शुरू शुरू में कुछ लोग उसे प्रश्नवाचक निगाह से देखते रहे, पर खोए हुए आदमी का चेहरा इतना विश्वसनीय और उसका व्यवहार इतना सरल था, सहज था कि धीरे धीरे उसके आलोचक भी उसके प्रशंसकों में बदल गए। लोगों को लगता था कि उसके पास कोई जादुई शक्ति है जिससे वह आसानी से समस्याओं का हल ढूंढ लेता है। हालांकि खोए हुए आदमी ने हमेशा इस बात का खंडन किया। वह हर सफलता की गांव वालों से कठिन परिश्रम का परिणाम बताता था। वह लोगों से कहता, आप सबके पास ही शक्तियां हैं, खुद को पहचानो, आपकी ऊर्जा को रचनात्मक और सकारात्मक कामों में लगाओ, जुड़ो और जोड़ो। इस तरह खोए हुए आदमी ने इलाके के लोगों में नया विश्वास भर दिया। लोगों में नया जोश और नया उत्साह आ गया। अंत में वह दिन आ पहुंचा। एक रात मौसम बेहद खराब हो गया। बादलों की भीषण गड़गड़ाहट के साथ आकाश में बिजली कड़कने लगी। तभी गई सूर्यों के चौंधिया देने वाले प्रकाश ने रात में दिन का भ्रम उत्पन्न कर दिया। ऐसा लगा कि रात में दिन हो गया है। फिर वज्रपात जैसी भयावह गड़गड़ाहट के साथ गांव में बिजली गिरी। लोग अपनी सांसों की धुक धुकी से बीच अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। सारी रात मौसम बौराया रहा। लोगों का कहना है कि उस रात गंधक की तेज गंध पूरे गांव में फैल गई थी और मकानों की खिड़कियों, दरवाजों की झिर्रियों में से घुसकर यह सभी घरों में समा गई थी। पता चला कि यह शहर के देखो क्या हुआ पता चला कि यह शहर के कारखानों से गैस रिसाव एवं विस्फोट का दुष्परिणाम था।
सुबह जब मौसम साफ हुआ तब गांव वालों ने पाया कि वह खोया हुआ आदमी अब उनके बीच नहीं था। वह गायब हो चुका था। गांव वालों ने उसे बहुत ढूंढा पर उसका कोई पता नहीं चला। न जाने उसे जमीन निगल गई या आसमान खा गया। उसकी तलाश में आसपास के गांव में गए सभी लोग खाली हाथ लौट आए। गांव की गलियां उसके बिना सुनी लगने लगी। पशु पक्षी उसके बिना उदास हो गए। गांव के बच्चे उसके बिना बेचैन लगे। गांव के कुत्तों की भी आंखों में क्या हो गए थे, आंसू आ गए थे। तो दुखी गांव वालों ने खोए हुए आदमी की याद में उसी उसकी एक मूर्ति बनाकर गांव के बीचों बीच स्थापित कर दी। पंचायत की भी सभी बैठकें अब इसी मूर्ति के पास हुआ करती। गांव वालों ने प्रण लिया कि वे उस खोए हुए आदमी के दिखाए मार्ग पर चलेंगे। आज भी यदि आप उस गांव में जाएंगे तो आपको उस खोए हुए आदमी की वह वह स्थापित मूर्ति दिख जाएगी। लेकिन आपको असली बात बताना तो मैं भूल ही गया। खोए हुए आदमी के गायब होने के कुछ समय बाद जब जनगणना के काम से इस गांव में पहुंचे तो किसी को भी न तो अपनी जाति याद थी न अपना धर्म याद था। धर्म और जाति के बारे में स्मृतियां उस खोए हुए आदमी के साथ ही जैसे सदा के लिए खो चुकी हो। काश अपने गांव और शहर में भी ऐसा खोया हुआ आदमी मिल जाता।